नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। हमारा टेस्ट चल रहा था, ये यूपीआरओ यारो का टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, ये चल रहा था हमारा टेस्ट 7, जिसमें हमने 140 में से 50 क्वेश्चन कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे पार्ट 2 में, और ये थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, यानी कि 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे हम इसमें। क्वेश्चन है, सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित हैं छोटा नागपुर का पठार में, मालवा के पठार में, मेघालय के पठार में और अरावली पहाड़ियों में। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, सूरमा और मेघना घाटी जो कहाँ मिलती है हमको देखने को, वो मिलती है हमको मेघालय के पठार में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यदि हम देखें छोटे नागपुर पठार, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से झारखंड में, यानी कि सबसे ज़्यादा विस्तार इसका झारखंड में ही है, झारखंड में। ठीक, और इसका विस्तार कहाँ है झारखंड के अलावा? तो जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में है इसका विस्तार। और बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलावा कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, ओडिशा। ओडिशा के बाद बात करें तो ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और को क्या आएगा इसमें? और आएगा बिहार। ठीक, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाँ, वो छोटा नागपुर जो पठार है वो कौन कौन से राज्य में स्थित है, विस्तार कहाँ कहाँ है इसका। तो झारखंड में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और बिहार में भी है। लेकिन यदि मुख्य रूप से आ जाए तो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? झारखंड में है। यदि बात करें हम मालवा के पठार की, मालवा के पठार में ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय का पठार मेघालय में। और अरावली पठार की बात, ये अरावली पहाड़ी की हम बात करें तो अरावली पहाड़ी में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो आता है आपका संघ शासित दिल्ली, दिल्ली आता है, हरियाणा भी आता है, हरियाणा। और क्या आता है? राजस्थान आता है, राजस्थान आता है। और क्या आता है? गुजरात आता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ? आर्डोविशियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जूरेसिक काल में या ट्रियासिक काल में? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कार्बोनिफेरस काल में। तो कब दिया गया था ये सिद्धांत? ये दिया गया था 1912 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 में दिया गया था। किसने दिया था? वैगनर द्वारा दिया गया था, वैगनर, वैगनर द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक महाद्वीप था पैंजिया, ये 2 भागों में टूटा। ये इसको कहा गया अंगारा लैंड, और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है,
इसमें जैसे कि कौन कौन से आते हैं, यूएसए, कनाडा, ये रूस, ये सब आते हैं। ठीक है, इसमें दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है। ठीक है, तो ये सारे आते हैं इसमें। चलिए, अब इसका काल भी ध्यान रखना है, कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता? संसद के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, या उपरोक्त सभी? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है। देखिए, इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि किस किस को शामिल किया जाता है? संसद के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को, मनोनीत सदस्य नहीं। ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक, मनोनीत सदस्य नहीं आएगा। और दूसरे की बात करें, और कुछ को किया जाता है, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को। और किसको किया जाता है तीसरे नंबर पे? देखिए, राज्य की विधानसभा के सदस्यों को। ऑप्शन तीसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। 3 हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं? ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 110, 109, 108 और 111। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, इनका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आपका आर्टिकल 54 में आता है। ठीक, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 54 में आता है। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 109 आर्टिकल 109। ठीक है, इसमें क्या है, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ना कि राज्यसभा में। बात करें 110 की, तो धन विधेयक की डेफिनेशन, परिभाषा दी है। किसकी? धन विधेयक की परिभाषा दी है 110 में। बात करें 108 की, 108 में क्या दिया गया है? 108 में दिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में दिया गया है। यदि बात करते हैं हम 111 की, तो 111 में क्या दिया गया है मैम? 111 में दिया गया विधेयक पर सहमति, विधेयक पर सहमति दिया गया। चलिए, पहले में 110 में परिभाषा, 109 में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और अनुच्छेद 111 विधेयक पर सहमति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ लोकसभा की सीट दी हुई हैं। तमिलनाडु के सामने दिया है हमें 48, राजस्थान के सामने 25, गुजरात के सामने 26 और महाराष्ट्र के सामने 39। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। देखिए, तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में है आपकी 39।
यदि बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान में कितनी है 25। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कितनी है 26। और महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 48। ठीक है, ए का 4, एक में ही है हमें ऑप्शन डी मिल रहा है। ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। तमिलनाडु में कितनी है 39, राजस्थान में 25, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? एल.एम. सिंघवी, भूरिया समिति, सुरेंद्र मोहन समिति, अशोक मेहता समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे किस अधिनियम के, ये पेशा अधिनियम की किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। यदि बात करें हम एल.एम. सिंघवी समिति की, तो ये कब, इसका गठन कब हुआ गया था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1986 में इसका गठन हुआ था। बात करें हम अशोक मेहता की, अशोक मेहता की बात करें तो ये इसका जो गठन था ये 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ। ठीक, ये दोनों जो समिति हैं, एल.एम. सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति, ये दोनों समिति किससे संबंधित हैं? ये है पंचायत से संबंधित। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से शून्यकाल के संबंध में सत्य है? फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। और तीसरा है पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें होगा शून्य काल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता। ठीक है, कह रहा भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं है, तो ये भी ठीक है, आपका दोनों ऑप्शन राइट है। ये कह रहा है पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। नहीं, इसमें पूर्व सूचना से पहले नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। अनुच्छेद और प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 129 में दिया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और 137 में दे रखा है पुनर्विलोकन का अधिकार। अनुच्छेद 136 में दिया है विशेष इजाज़त, और 131 में दिया है हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। अट्ठावन नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 131 में क्या है? अनुच्छेद 131 में है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, यदि बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन की, तो ये आता है आपका आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 125 में आता है, 125। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से।
भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, संचित निधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 6 में। ठीक है, नागरिकता जो दी गई है, नागरिकता जो दी गई है किस भाग में दी गई है, तो ये दिया गया आपके भाग 2 में दिया गया है। ठीक, यदि फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये दिया गया 3 में। यदि ये डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, वो दिया 4 में। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी दिया है हमें कितने में, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, वो दिया गया है हमें 4K में। ठीक, तो इनको ध्यान रखना है। ये कितने से कितने तक हैं, 5 से लेकर 11 तक होते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ये हैं आपके 12 से 35 तक। और डीपीएसपी ये 36 से लेके आपके कितने तक हैं, 51 तक। और ये 51 में हैं सारे। ठीक है, देखिए आर्टिकल यदि 11 की बात करें तो 11 में क्या है, आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 में क्या हो जाएगा, नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, अधिकार देता है। ठीक है, यदि बात करें हम अनुच्छेद 10 की, तो अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। निरंतरता से संबंधित है। यदि बात करें हम आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 में क्या दिया गया है, संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 100, 60, 50, 90। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका 50। लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 50 अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ठीक है, देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 25। यदि राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में आयु होनी चाहिए आपकी 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन के सामने दिया है हमें बीटा कोशिका, ग्लूकागोन के सामने दिया है आपको अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टेरोन के सामने दिया है आपको ग्रेफियन फॉलिकल और सोमेटोस्टेटिन के सामने दिया है आपको गामा कोशिका। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। 61 नंबर। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन ग्रेफियन फॉलिकल। जब इसमें ग्रेफियन फॉलिकल नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है आपका कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कोशिका, कार्पस ल्यूटियम कोशिका। ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल की बात करें तो ग्रेफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा, ये है एस्ट्रोजन ना कि प्रोजेस्टेरोन है। इसमें क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये किसका उदाहरण है, ये है आपका केशिकात्व का, ना कि वायुमंडलीय का। केशिकात्व। ठीक है। देखिए जब जैसे कि पृथ्वी की जो सतह होती है, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर को जाएंगे, ये मानिए पृथ्वी की सतह है और ये इसको हम ऊपर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वायुमंडलीय दाब जो होगा वो कम होगा। ठीक है, कमी आती जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है हमारे पास विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। सही सत्य बताना है कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों ठीक है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन माना जाता है, और विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन माना जाता है। ठीक है। यदि बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग। ठीक है, कौन सा होता है, रतौंधी रोग। ध्यान रखेंगे ये भी, ये क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन डी है। ठीक है। और यदि विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी से रिकेट्स रोग। ठीक है। इसको कैल्सीफेरॉल और हार्मोन माना जाता है। ठीक है, विटामिन डी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर यानी कि ब्लड के संबंध में सत्य है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यह क्षारीय विलयन है, इसका पीएच मान जो है 7.5 यानी कि 7.4 होता है, और सभी कथन सत्य हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए तरल संयोजी ऊतक है, ये भी ठीक है, क्षारीय विलयन है, ये भी ठीक है, पीएच मान इसका कितना होता है 7.4, ये भी ठीक है। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है। यदि एक वयस्क
वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो उसमें कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा और हृदय। लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका लीवर, यानी कि यकृत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन जो नामक जहरीला पदार्थ है, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? वो होगा यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कुपोषण की स्थिति का संबंध है अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, अति पोषण से या उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। अति पोषण तो नहीं होगा, असंतुलन पोषण भी नहीं होगा, ये दो है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका अल्प पोषण से। कुपोषण की जो स्थिति का संबंध है वो किससे है? अल्प पोषण से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है और कारण है शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। ठीक है, कारण क्या है? कारण है शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में क्या होती है? वृद्धि होती है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन ये भी राइट है, दोनों राइट है और व्याख्या भी करता है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीव द्रव्य का अभाव। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य का अभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? वायु से कांच, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। कमेंट करेंगे और अपना जवाब बताएंगे क्या है इसमें। इसमें हो जाएगा आपका कांच से जल में। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कोहल, यीस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन। बताइए क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, व्यापार कर या बिक्री कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसमें होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ करों के बारे में। और एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि भू राजस्व हो गया, भू राजस्व हो गया। और कौन सा है, कृषि आयकर, कृषि पर आयकर। और क्या हो जाएगा, व्यवसाय कर। और क्या हो जाएगा, रोजगार पर कर। और कौन सा हो जाएगा, टोल टैक्स। ये सब क्या है, ये सब हैं आपके प्रत्यक्ष कर। ठीक है, यदि बात करें हम अप्रत्यक्ष कर की, अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि व्यापार या बिक्री कर, ये किस में आता है, अप्रत्यक्ष में आता है। ये जो है व्यापार कर और बिक्री कर। ठीक है, स्टाम्प शुल्क जो आता है, स्टाम्प शुल्क में ये अप्रत्यक्ष कर में आता है। स्टाम्प शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर में आता है। और जैसे कि और हो सकता है इसमें चुंगी कर। ठीक है, तो ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ क्रम संख्या दी है, दूसरी तरफ वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए हैं। ठीक है, पहले के सामने दिया रंगराजन, दूसरे 12वें के सामने दिया है आपको विजय केलकर, 13वें के सामने दिया केसी नियोगी और 14वें के सामने दिया वाई बी रेड्डी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में 1 से लेके एक पहला भी बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया और 13 से लेके 16 तक बताए गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस वाले में भी बताया गया है और एक दो टेस्ट सीरीज पिछली भी हुई हैं तो उनमें भी बताया गया है। ठीक है, तो उस तरीके से ये इजी हो जाएगा आपके लिए। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए पहले कौन है, पहले हैं आपके केसी नियोगी। ठीक, वाई बी रेड्डी 14वें हैं, 13वें कौन है, 13वें हैं केलकर और 12वें कौन है, रंगराजन। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा, पहले का 3, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। ठीक है, यदि बात करें 15 की, 15 में कौन है, 15 में है आपके एन के सिंह है 15 में। ठीक, 16 की बात करें तो ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। चलिए आगे देखते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि पहले जो वो थे अध्यक्ष, ये पहला वित्त आयोग जो था वो कब बना था, कब गठन हुआ था उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन वही है, ए आर दोनों सही हैं।
सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, आर गलत, ये ए गलत है आर सही है। ये है हमारे पास ऑप्शन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका दोनों सही हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों सही और व्याख्या भी करता है। सेबी का कार्य क्या होता है? सेबी का कार्य होता है इनसाइडर, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उस पर रोक लगाना होता है। ठीक है, ये पहले में ही दिया है। सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की मासिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है, और ये बताना है कि सही नहीं है। केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना दी हुई है और प्रारंभ वर्ष दिया है। मेक इन इंडिया के सामने दिया 2014, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सामने दिया 2015, स्टैंड अप इंडिया के सामने दिया 6 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सामने दिया 20 नवंबर 2016। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, मेक इन इंडिया 2014, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आई थी। स्टैंड अप योजना, ये स्टैंड अप इंडिया जो आया था वो योजना आई थी वो 2016 में 6 जनवरी को, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 20 नवंबर 2016 को आई थी। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। सत्य कथन बताना है। केवल 1 केवल 2 दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दोनों सही हैं। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट जो अकाउंट होता है उसके खाता खुलवाना अनिवार्य है। ठीक है, डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी होती है, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय है ऑपरेट ऑन और ऑक्यूपाई और अंडर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादाभाई नौरोजी, विश्वेश्वरैया और पार्साती गुप्ता और बिपिन चंद्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, बिपिन चंद्रा। ये जो है 1840 के दशक में आई थी, लिखी गई थी बिपिन चंद्रा द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है देश में अवसंरचना परियोजना के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी 2015 में। जुलाई 2015, जून 2010, अप्रैल 2016, मई 2017।
बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2015। ठीक है, जुलाई 2015 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सी बेरोजगारी विद्यमान थी पूर्ण रोजगार की स्थिति में। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी किसे कहते हैं? जैसे कि जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है और नई नौकरी की तलाश में होता है तो उस तरीके से वो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है। यदि हम चक्रीय बेरोजगारी की बात करें, व्यापार चक्र के दौरान अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे संबंधित है ये चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? साल के जो कुछ मौसम होते हैं, कुछ मौसम में लोगों को काम नहीं मिलता है तो उस समय जो है काम की मांग काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नौकरियों और काम की तलाश में जो लोग कार्य करते हैं और उसका जो बेमेल रूप होता है तो उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोटे अनाज के उत्पाद को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बाजरा, ज्वार, मक्का, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों बाजरा भी, ज्वार भी और मक्का भी ये किस में आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले पे गुजरात आता है, गुजरात आएगा, फिर गुजरात के बाद क्या आएगा? गुजरात के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद बात करें तो फिर आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो कर्नाटक। ठीक है, ये सब मूंगफली उत्पादन के राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? विमल जालान समिति, ऊषा थोराट समिति, एमवी नायर समिति, मल्होत्रा समिति। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मल्होत्रा समिति। ऑप्शन डी राइट होगा, मल्होत्रा समिति। ठीक है, यदि हम विमल जालान समिति की बात करें, कब हुआ था इसका गठन? इसका गठन हुआ था 2018 में, इसका गठन हुआ था नवंबर 2018 में। ठीक है, किससे संबंधित थी? आरबीआई के आर्थिक पूंजी के ढांचे की समीक्षा करने से संबंधित थी। ठीक है, आरबीआई के आर्थिक पूंजी
आर्थिक पूंजीगत ढांचे की समीक्षा से संबंधित थी। ठीक है। ऊषा थोराट समिति के उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या होगा, जैसे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है तो उसको भारतीय ढांचे का अध्ययन करना था। एमवी नायर की बात करें, एमवी नायर प्राथमिक क्षेत्र का ऋण होता है, प्राथमिक क्षेत्र के ऋण और विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण प्रमाण पत्रों से संबंधित थी एमवी नायर समिति। मल्होत्रा समिति कब आई थी, बात करें 2000। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था पॉलिसी हितों की रक्षा करना, पॉलिसी हितों की रक्षा करना। और क्या था, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन संवर्धन करना था, नियमन और संवर्धन करना था। ठीक है। और यदि इसके ये IRDAI के मुख्यालय की बात करें वो कहाँ है, वो है हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक इसमें सही सुमेलित है। ISO ये एक तरफ मानक दिए हैं, एक तरफ विशेषता दिए हैं। ISO के सामने दिया 9000 पर्यावरण प्रबंधन, इसके सामने दिया ISO 14000 के सामने दिया गुणवत्ता प्रबंधन, और ISO के सामने दिया है 50001 ऊर्जा प्रबंधन, और इसके सामने दिया है आपको ISO के सामने 31000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऊर्जा प्रबंधन। ठीक है, ये 9000 जो है ये है गुणवत्ता प्रबंधन से है। ठीक है, 14000 जो है ये है आपका पर्यावरण प्रबंधन से। ठीक है, और ये जो है जोखिम प्रबंधन से है। ये आपका किससे है, जोखिम प्रबंधन से, जोखिम प्रबंधन, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। 2022, 2024, 2030, 2032। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2024। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है। 3री, 9वीं, 7वीं, 10वीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 7वीं। क्या लक्ष्य था इसका 7वीं का, देखिए एक तरफ था लक्ष्य जो था वो था 5%, और यदि बात करें प्राप्त जो हुआ था, प्राप्त कितना हुआ था, 6%। ठीक है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक, 3री का लक्ष्य क्या था, 3री का लक्ष्य जो था 5.6 था, और प्राप्ति दर जो थी वो 2.8 थी, 2.8 रही। ठीक है, 9वीं की बात करें तो 9वीं में कितनी थी, 6.5 लक्ष्य था, और
प्रतिशत दर कितनी थी? प्रतिशत दर थी 5.7 प्राप्ति दर, ठीक है। और 10वीं की बात करें तो 10वीं में 8 थी, लक्ष्य था 8 और प्राप्ति कितनी हुई थी? 7.6 की हुई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तीसरी पंचवर्षीय जो योजना आई थी 1961 से 66 के बीच आई थी, ठीक है। यदि बात करें 9वीं की, ये आई थी 1997 से 2000 कितना हो जाएगा? 5 नहीं 2002, ठीक है। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी 1985 से 1990 के बीच। 10वीं की बात करें, 10वीं आई थी 2002 से 2005 नहीं 2007 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? पंजाब, गोवा, बिहार, हरियाणा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? 2008, 2009, 2012, 2010। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 2010। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और रेड बॉक्स सब्सिडी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है बेवरेज वक्र के बारे में, सत्य कथन बताना है। इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर और रोजगार उपलब्ध के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास एक, केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ये बेरोजगारी और रोजगार दोनों का संबंध होता है इससे, बेवरेज वक्र का, ठीक है। और इसके मध्य विलोम संबंध पाया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। ऑप्शन दोनों राइट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? WEF, IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अंकटाड द्वारा जारी की जाती है हर साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। भारत समावेशी नवाचार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, शैक्षिक स्तर और जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। और ये आपके PYQ में भी आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपका आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये तीनों
शैक्षिक स्तर, जीवन प्रति आशा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों हैं, लेकिन शिशु लिंगानुपात इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रिम्स का विस्तारित रूप है ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स और ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम का ये विस्तारित रूप है, ट्रिम्स का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। 60, 81, 90, 70, यहाँ बताना है क्या है, 405 लुप्त संख्या बतानी है। 675 है, 540 है, 360 है और 135 है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए यहाँ से देखा जाए गुणा 3 करके, यहाँ से देखा जाए गुणा 3 करके, ठीक, और यहाँ पे भी इस तरीके से किया जाए गुणा 3 करके, कितना हो जाएगी 405। यदि हम देखें 135 को, 135 गुणा 3 करें तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10 और 3 और 1 4, 405 हो रहा है, तो 135 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने युग्म ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। कितने ऐसे 4 हैं, पहले हम 4 को ही खोज लें, कहाँ कितने 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 4 हैं। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब कह रहा है 4 के पहले 7 है, 4 के पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है बाद में, तो इसमें तो है नहीं। 4 के पहले 7 है, इसमें भी है लेकिन 3 नहीं है इसमें। 4 के पहले 7 है लेकिन इसमें भी 3 नहीं है बाद में। ठीक है, 4 के पहले 7 है लेकिन 3 बाद में है इसमें, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं माना जाएगा। ये 4 है, 4 के पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है, एक ये हो जाएगा। तो आपके कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विषम युग्म को चुनिए, बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, कप और चाय, घड़ा और पानी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गेंद और बल्ला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 144 है, तो एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 4, 48, 72, 432। यदि हम करें एलसीएम और गुणा करें एचसीएफ और बटे में कर लें या बराबर में कर लें, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम और बटे पहली संख्या। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम इसको, 12 गुणा 144 बटे 36 करें तो कितना आ जाएगा। देखिए
12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 3 आ जाएगा, 3 से 44, 144 को काटेंगे, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। कितना ऑप्शन आ रहा है हमारा? 48 ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी और जे और क्यू और यू के बीच में है? पहले आपको देखना पड़ेगा जी और जे, और यहाँ पे लिख लो क्यू और यू। ठीक है, जी कितने पे आता है? 7 पे। जे कितने पे आता है? 10 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे। और यू कितने पे आता है? 21 पे। ठीक है, यदि देखें तो कितना अंतर हो जाएगा? यहाँ 10 का अंतर हो रहा है और यहाँ कितने का हो रहा है? यहाँ हो रहा है 11 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच देखें अंतर कितना है, तो वो है 3 का, और इन दोनों के बीच देखें तो अंतर कितना है? 4 का। ठीक है, तो उसी तरीके से यदि हम देखें ए कितने पे आता है? ए आता है आपका 1 पे, और डी कितने पे आता है? 4 पे। ये हो गया 4। और यदि देखें एस पे और डब्लू पे, एस कितने पे आता है? 19 पे, और डब्लू कितने पे आता है? 23 पे। और इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? इन दोनों के बीच का अंतर है 3, और इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? 4। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये 50 क्वेश्चन कवर किए पार्ट 2 के। ठीक है, जैसे कि 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 में पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं 50 क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमारा जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट 3 आएगा 40 क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो मिलती रहें, सबसे पहले आपको वीडियो मिले। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, और ये यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है या पोस्ट होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको डेली के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।